हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर आज हम लेकर आए हैं आपके लिए निबंध प्रताप नारायण मिश्र का आप निबंध का मूल पाठ आज हम यहां पर देखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 से संबंधित ये हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है और इसी से संबंधित अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर। ठीक है, और जहाँ पर 999 सिर्फ फीस रखी गई है और जो भी नया पाठ्यक्रम इसमें जोड़ा गया है वो सभी आपको पहले उपलब्ध कराया जा रहा है। उसके बाद अन्य बिंदुओं पर हम चर्चा भी करेंगे, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। इस कोर्स में बहुत सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन भी कर चुके हैं, तो आप भी जरूर ज्वाइन कीजिए, इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक प्रताप नारायण मिश्र का निबंध आप आप निबंध की हम विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रताप नारायण मिश्र का ये निबंध आप हम देखने वाले हैं प्रताप नारायण मिश्र का। तो मिश्र जी की अगर हम बात करें तो मिश्र जी का निबंध निबंध साहित्य गद्य की विभिन्न विधाओं को शुरू करने का अगर बात करें प्रताप नारायण मिश्र की, तो कहते हैं कि गद्य की विभिन्न विधाओं को का अगर प्रस्तुत करने की शुरुआत की अगर बात करें तो अगर भारतेंदु जी को जाता है, तो नाटक के विकास का श्रेय कहते हैं कि मतलब अगर नाटक का विकास का श्रेय भारतेंदु को है, तो निबंध के विकास का श्रेय बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को जाता है। शुक्ल जी ने भी इनके सभी संदर्भ में कहा कि प्रताप नारायण मिश्र बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन और स्टील ने किया। तो प्रताप नारायण मिश्र ने इनको स्टील कहा, ये प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन कहा, बालकृष्ण भट्ट को स्टील कहा भारत का। ठीक है, तो मिश्र जी के संपूर्ण लेखन में निबंधों का सर्वाधिक महत्व था और आज भी उनका निबंधकार के रूप में उनको अधिक याद किया जाता है। रामविलास शर्मा उनके निबंधों की मौलिकता के विषय में कहते हैं कि निबंध लिखना यदि हिंदी में नई चीज थी। बंगला में उपन्यास, कविता, नाटक के लिए आदर्श मिल सकते थे, परंतु प्रताप नारायण मिश्र के मित्र से हिंदी निबंध की अपनी उपज थे। तो इस निबंध का श्रेय यानी निबंध की शुरुआत करने का श्रेय इनको दे सकते हैं। तो निबंधकार के रूप में उनका महत्व बहुत है। इनको एक मत से सभी स्वीकारते हैं। कुछ निबंधों का पहला संकलन इनका निबंध नवनीत के नाम से 1919 में प्रकाशित हुआ था और मात्रा की दृष्टि से भी इनके समग्र लेखन में निबंधों और लेखों की संख्या अगर देखी जाए तो सबसे अधिक मिलती है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली जिनका संपादन डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने किया था, उसके भाग 1 में 189 निबंध इनके संग्रहित हैं। और विषय की दृष्टि से बात करें तो इनके निबंधों की बहुत विविधता है, यानी इनके निबंधों के शीर्षक जो हैं एक या दो वर्ण से लेकर पूरे दोहों तक इनके निबंध के शीर्षक हैं। जो ललित निबंध इन्होंने लिखे उनमें दा, भौं, ता था, ये दो ता और दो आदि ये शीर्षक एक वर्ण वाले शीर्षक इनके निबंधों में देख सकते हैं। तो विषय की दृष्टि से इन निबंधों में विविधता है। समाज सुधार, देश उन्नति, राजनीति, धार्मिक सुधार, इन सभी से संबंधित इन्होंने लेख लिखे। नारी, स्त्री, जुआ, है ना, बिल, ये रसिक समाज, सोशल कॉन्फ्रेंस, बाल विवाह, विलायत भामा, ये सभी इनके समाज सुधार संबंधी निबंध है। और बेगार, देशी कपड़ा, टैक्स, हम राजभक्त, कांग्रेस की जय, धरती माता की पूजा, समय का फेर, स्वतंत्रता, उन्नति की धूम, ये सभी इनके आर्थिक प्रेरित और राजनीतिक विषयक निबंध मिलते हैं। धार्मिक विचारों पर भी ये निबंध लिखते हैं, जैसे मुक्ति के भागी, प्रेम और परमो धर्म, बलि पर विश्वास, नास्तिक, मतवादी, है ना, ये इनके धार्मिक संबंधी हैं। उसके बाद इन्होंने अन्य जो महत्वपूर्ण निबंध लिखे, है ना, हिम्मत राखो एक दिन, ये सब मतलब बहुत सारे इन्होंने निबंध लिखे। शैली की दृष्टि से हम प्रताप नारायण के मिश्र के निबंधों की अगर हम बात करें तो 4 तरह के निबंध मिलते हैं: वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक और हास्य व्यंग। ठीक है, तो ये इनके निबंध हैं। उसके बाद इस शैली के निबंधों में सबसे बड़ी विशेषता है कि रोचकता है, जीवंतता है। ठीक है, तो एक कथन आता है रामविलास शर्मा का इनके निबंधों के संदर्भ में कि मनोरंजन निबंध रचना को प्रताप नारायण मिश्र ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया। इस प्रकार मिश्र जी भारतीय युग के क्या है, एक प्रमुख निबंधकारों के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनके निबंध की तरफ बढ़ते हैं, प्रताप नारायण मिश्र का जो निबंध आप निबंध हमारे सिलेबस में लगाया गया, उस निबंध की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। ये मूल पाठ है। ठीक है, आप शब्द को लेकर इन्होंने अपनी बातें कही, क्या उन्होंने कहना चाहा, इसको हम पढ़ते हैं। तो लिखते हैं कि ले भला बतलाइए तो आप क्या हैं। कहते हैं आप क्या हैं, आप शब्द को लेकर ये लिख रहे हैं, तो कहते हैं कि ले भला बतलाइए आप क्या हैं। आप कहेंगे, कहते होंगे वह आप तो आप ही हैं। ये कहाँ की आपदा आई है, यह भी कोई पूछने का ढंग है। पूछा होता कि आप कौन हैं।
तो बतला देते कि हम आपके पत्र के पाठक हैं, और आप ब्राह्मण पर संपादक हैं, अथवा आप पंडित जी हैं, आप राजा जी हैं, आप सेठ जी हैं, आप लाला जी हैं, आप बाबू साहब हैं, आप मियाँ साहब हैं, आप नीरे साहब हैं, आप क्या हैं। ये तो प्रश्न की कोई रीत ही नहीं। वाहक महाशय, ये हम भी नहीं जानते। हम भी जानते हैं कि आप ही हैं और हम भी वही हैं, तथा इन साहबों की भी लंबी धोती, चमकीली पोशाक, खुटियाई अंगरखी, है ना, सीधी मांग, बिलायती चाल, लंबी दाढ़ी और साहेबनी हवस ही को कह देती कि किस रोग की दवा है, आप कुछ पूछिए ना। यानी कि यहाँ पर उन्होंने प्रश्न किया कि बतलाइए तो आप क्या है। आप क्या है, कहते हैं वैसे नॉर्मल आप मतलब एक सामान्यतया लोग क्या पूछते हैं कि आप पूछते होंगे कि आप कौन है, क्या है ना, तो ऐसे प्रश्न आते हैं। लेकिन वो यहाँ पर प्रश्न करते हैं आप क्या है। तो पूछते हैं, आगे चलते हैं, कहते हैं किस रोग की दवा आप किस रोग की दवा, कुछ ना पूछिए, ये बताते हैं। कहते हैं कि अच्छा साहब, फिर हमने पूछा तो क्यों पूछा कि आप क्या है। कहते हैं हमने पूछा अगर ये बात कि आप क्या है, तो कहते हैं हमने ये बात पूछी क्यों, क्यों पूछा कि आप क्या है। तो कहते हैं कि इसलिए कि देखें कि आपका ज्ञान रखते हैं व नहीं। यानी आप जिस विषय पे ये निबंध लिखा गया कि आप मतलब पाठक के लिए, कहते हैं आप आपका ज्ञान रखते हैं, यानी आप क्या है, चीज है, क्या है, उसके विषय में आप जानते हैं इसका, इसलिए मैंने ये प्रश्न किया। जिस आपको आप अपने लिए तथा औरों के प्रतिदिन रात मुंह पर धरे रहते हैं, वह आप क्या है। इसके उत्तर में आप ही कहिएगा। एक सर्वनाम है, जैसे मैं, तू, हम, यह, वह, यह आदि, है ना। वैसे देखते तो कहते हैं ये नाम आपको लगेगा सामान्यतः ये एक सर्वनाम है, लेकिन कहते हैं वैसे ही आप भी है और क्या है। पर इतना कह देने से ना हम ही संतुष्ट होंगे, ना ही आप ही के शब्द शास्त्र ज्ञान का परिचय होगा। तो कहते हैं इससे अच्छे प्रकार कहिए कि मैं का शब्द अपनी नम्रता दिखलाने के लिए बिल्ली की बोली का अनुकरण है। ठीक है, कहते हैं कि ऐसे कह सकते हैं आप क्या है कि मैं जो शब्द होता है, मैं शब्द का अपनी नम्रता दिखाने के लिए बिल्ली की बोली का अनुकरण है। का शब्द मध्यम पुरुष की तुच्छता व प्रीति सूचित करने के अर्थ में प्रयुक्त करने के अर्थ में कुत्ते के संबोधन की नकल है। हम तुम संस्कृत के अहम तुम का अपभ्रंश है, और यह वह निकट और दूर की वस्तु व व्यक्ति के द्वयोनार्थ स्वाभाविक उच्चारण है। वैसे आप क्या है किस भाषा के शब्द का शुद्ध व अशुद्ध रूप है, और आदर ही में बहुधा क्यों प्रयुक्त होता है। यानी यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र जी कि ये जो कहते हैं कि जो हम मैं शब्द प्रयुक्त करते हैं, वो कहते हैं कि मैं शब्द में इस प्रकार अपनी नम्रता दिखाने के लिए, है ना, तू शब्द के जैसे जैसे लोग तू का मतलब जैसे कुत्तों का संबोधन के कहते बोलते हैं, ऐसे बोलते, तो ऐसे ही कहते हैं कि आप शब्द है जो किस भाषा का है, इसका शुद्ध रूप क्या है। तो आगे लिखते हैं कि हुजूर की मुलाजमत से अक्ल ने इस्तीफा दे दिया, है ना। तो दूसरी बात है, नहीं आप ये कभी ना कह सकेंगे कि आप लफ्ज या अरबीस्त अथवा ओह इट इज एन इंग्लिश वर्ड, जब ये नहीं है तो खामखा यह हिंदी शब्द है। ठीक है, कहते हैं अगर जो अंग्रेजी वर्ड नहीं है तो ये हिंदी शब्द है, आप ये कहेंगे। पर कुछ सिर पैर मूड गौड़ भी है। यूं ही आप छूटते ही सोच सकते हैं कि संस्कृत में आप कहते हैं जल को। ठीक है, और शास्त्रों में लिखा है कि विधाता ने सृष्टि के आदि में उसी को बनाया था, यथा आप एवं सर्व ससर जादव तासु वीर्यमासृजतम। तथा पानी, हिंदी में पानी और फारसी में आब का अर्थ शोभा अथच प्रतिष्ठा आदि हुआ करता है। जैसे पानी उतरिगा तरवारिन को उई करछुल के मोल बिकाए, तथा पानी उतरिगा रजपूती का उड़ फिर बिसुओं ते बेस्या से बह जाए, और फारसी में आवरू खाक में मिला बैठे इत्यादि। तो यानी कहते हैं पानी का मतलब पानी उतरना मतलब, है ना। तो ये बताते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो शब्द आ रहे हैं इन्होंने बताया कि आप शब्द का उसमें क्या अर्थ है, इसमें क्या अर्थ है, तो ये सब चीजें जरूर ध्यान से रखिएगा। ठीक है, तो उसके बाद बताते आगे चलते हैं, कहते हैं इस प्रकार पानी की ज्येष्ठता और श्रेष्ठता का विचार करके लोग पुरुषों को भी उसी के नाम से पुकारने लगे होंगे। यानी कि जैसे इसका शब्द किसी मतलब पानी की श्रेष्ठता के लिए अगर इसका प्रयोग होता था, तो कहते हैं कि मनुष्य की श्रेष्ठता के लिए भी लोग आप शब्द का प्रयोग करने लगे। वो बताते हैं यहीं से आपकी शुरुआत होती है, ऐसा वो मानते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि आपका समझना निरर्थक तो ना होगा, बड़प्पन और आदर का अर्थ अवश्य निकल आवेगा, पर खींच खांच कर साथ ही ये शंका भी कोई कर बैठे तो अयोग्य न होगी होगा कि पानी के जल बारी अम्बु
तीर, नीर, तोय इत्यादि और भी तो कई नाम है, उनका प्रयोग क्यों नहीं करते? आप ही के सुरखाब पर कहाँ लगा है, अथवा पानी की सृष्टि सबके आदि में होने के कारण वृद्ध लोगों को उसके नाम से पुकारिए तो युक्त हो सकता है, पर आप तो अवस्था में छोटों को भी आप कहा करते हैं। ये आपकी कौन सी विज्ञता है? या हम यूं भी कह सकते हैं कि पानी में गुण चाहे जितने हों, उसकी गति नीच ही होती है, यानी वो नीचे ही बहता है पानी। तो क्या हमको मुंह से आप करके अधोगामी बनाया चाहते हैं, आप बनाना चाहते हैं? हमें निश्चय है कि आप पानीदार होंगे, तो इस बात के उठते ही पानी पानी हो जाएंगे और फिर कभी ये शब्द मुंह पर नहीं लावेंगे। यानी वो कहते हैं कि अगर आप शब्द पानी से लिया गया तो आप पानी के और भी शब्द हैं, जल है, पानी, वारी पानी होता है, पर्यायवाची होता है, अम्बु, नीर, तोय, कहते कई नाम है, उनको क्यों नहीं प्रयोग किया गया, इस आप शब्द को ही क्यों प्रयोग किया गया? तो ये सारे वो बताते हैं, प्रताप नारायण मिश्र ये रखते हैं। आगे लिखते हैं इस निबंध में, कहते हैं सहृदय सद्गुण सहृदय सद्गुण आपस में आपकी बोली बोलते नहीं, एक हमारे उर्दूदा मुलाकाती मौखिक मित्र बनने की अभिलाषा से जाते थे, और कहते हैं पर जब ऊपरी व्यवहार मित्रता का सा देखा तो हमने उनसे कहा कि बाहरी लोगों के सामने बात न्यारी है, अकेले में अथवा अपनायत वालों के आगे आप ना किया करो, इससे भिन्नता की भिनभिनाहट पाई जाती है। पर इस बात को न माने और हमने 2-4 बार समझाया, वह आप थे क्योंकि मानने लगे। इस पर हमें झुंझुलाहट छूटी, तो एक दिन उनके आते ही आपका शब्द मुंह पर लाते ही हमने कह दिया, आपकी ऐसी तैसी। तो कहते हैं कि ये क्या बात है, तुम मित्र बनकर हमारा कहना नहीं मानते, प्यार के साथ तू कहने में जितना स्वाद आता है उतना बनावट से आप साफ कहो अथवा कभी सपने में नहीं आने का। इस उपदेश को मान गए, तो सच तो यह है कि प्रेम शास्त्र में कोई बंधन न होने पर भी इस शब्द का प्रयोग बहुत ही कम वरंच नहीं के बराबर है। यानी ये कहने का भाव उनका कि जिनसे हमारा अपनत्व का भाव होता है, जिनसे हमें ये आप शब्द है, ये हमारे बीच में भिन्नता को लाता है, ये बड़प्पन दिखाता है, लेकिन जब जहाँ पे हमें बराबरी की बात होती है, जहाँ हमें अपनापन होता है, वहां हम आप जैसे शब्द नहीं प्रयोग करते, वहां तुम और तू जैसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आगे लिखते हैं कि हिंदी कविता में भी हमने 2 ही कवित्व इस युक्त पाए, एक तो आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए। ठीक है, और यह ना तो किसी प्रतिष्ठित ग्रंथ का है, ना इसका आशय स्नेहबद्ध है। किसी जले भुने कवि ने कहा मारा तो ये काई नहीं कह सकता। कविता में भी आपकी पूछ है। दूसरी, घनानंद का ये सवैया, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, घनानंद की कौन सी पंक्ति इसमें आती है, कौन सा सवैया आता है, ये चीज नोट डाउन करना है कि आप ही तो मन हेरी हिये तिरछे करी नैनन नेह के चाव में, है ना। ये सारे कहते हैं कि हिंदी में 2 कविता हमने देखे, वो बताते हैं। तो ये दोनों लाइनें आपको ध्यान रखना, कौन कौन सी, एक तो आपको ना चाहिए ताकि बाप होना चाहिए। ठीक है, पर कहते हैं यह भी निराशापूर्ण उपालंब है, इससे हमारा ये कथन कोई खंडन नहीं कर सकता कि प्रेम समाज में आपका आदर नहीं होता, तू ही प्यारा होता है। यानी वो कहते हैं कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ आप नहीं होता है, वहाँ तू का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे लिखते हैं संस्कृत फारसी के कवि भी तुम और तू के आगे भवान और शुमा तू का बहुवचन जो होता है, कहते हैं उसका बहुत आदर नहीं करते। इस पर आपको क्या मतलब? आप फिर आगे बताते हैं आपका संस्कृत साहित्य फारसी में कैसे प्रयुक्त होता है। कहते हैं आप अपनी हिंदी के आपका पता लगाइए और ना लगे तो हमें बतला देंगे। कहते संस्कृत में एक आप्त शब्द है जो सर्वथा माननीय ही अर्थ में आता है, यहाँ तक कि न्याय शास्त्र में प्रमाण चतुष्टय, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के अंतर्गत जो शब्द प्रमाण का लक्षण ही लिखा है, वो उसी को क्या बोलते हैं? आप्तोदेशा। आप्तोदेशा का मतलब होता है आप्त पुरुषों का वचन, यानी प्रमाणों के समान ही प्रमाणिक होता है, जो ऐसे लोगों के वचन जो जिनको हम प्रमाण मानते हैं ना, जो हमारे लिए, वो क्या कहलाते हैं? आप्त वचन कहलाते हैं। तो यह यूं समझ लें कि आप्त जन प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान प्रमाण से सर्वथा प्रमाणित ही विषय को शब्दबद्ध करता है। तो ये कहते हैं कि जो न्याय शास्त्र में जो आप्त शब्द आता है, उसी से ये आप शब्द की उत्पत्ति हुई। फिर वो बताते हैं इससे जान पड़ता है कि जो सब प्रकार की विद्या, बुद्धि, सत्य, भाषण, सद्गुणों से संयुक्त वो हो, वह आप्त है। देवनागरी भाषा में आप्त शब्द उनके उच्चारण में सहजता नहीं आ सकता, इससे उसे सरल करके आप बना लिया गया। मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के अत्यंत आदर का द्योतन करने के काम आता है।
तुम बहुत अच्छे मनुष्य हो और ये सज्जन है, ऐसा कहने से सच्चे मित्र बनावट के शत्रु जैसे चाहे जैसे कहते हैं पुलक प्रफुल्लित पूरित गाता हो जाएं। कहते हैं कि पर व्यवहार कुशल लोकाचारी पुरुष तब अपना उचित सम्मान समझेंगे जब कहा जाए कि आपका क्या कहना है, आप तो बस सभी बातों में से एक ही है इत्यादि। यानी कहते हैं कि किसी से जब सम्मानित जन से हम आप करके बात करेंगे कहते तभी वो उसके सम्मान को समझेगा। तो आगे लिखते हैं कि आप तो समझ गए होंगे कि आप कहाँ के कौन हैं, कैसे हैं। इतने इतने बड़े बात के बतंगड़ से भी ना समझे हो तो इस छोटे से कथन से हम क्या समझा सकेंगे कि आप संस्कृत के आप्त शब्द का हिंदी रूपांतर है और मानवीय अर्थ के सूचनार्थ उन लोगों अथवा एक ही व्यक्ति के प्रति प्रयोग में लाया जाता है जो सामने विद्यमान हो, चाहे बातें करते हो, चाहे बात करने वालों के द्वारा पूछे बताए जा रहे हो, अथवा दो अधिक जनों में जिनकी चर्चा हो रही हो। कभी कभी उत्तम पुरुष के द्वारा भी इसका प्रयोग होता है और वहां भी शब्द और अर्थ वही रहता है, पर विशेषता यह रहती है कि एक तो सब कोई अपने मन से अपने को आपको अपनी तई आप ही समझता है। ठीक है, तो ये बताते हैं कि ये इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। संस्कृत के आप्त शब्द से कहते हैं इसकी शब्द की उत्पत्ति होती है। फिर कहते हैं विचार करके देखिए तो आत्मा परमात्मा की भिन्नता या तद्रूपता कहीं लेने भी नहीं जानी पड़ती। बाह्य ब्रह्म व्यवहार में अपने को आप कहने से यदि अहंकार की गंध समझिए तो यूं समझ लीजिए कि आप काम अपने हाथ किया जा सकता है और जो बात अपनी समझ स्वीकार कर लेती है उसमें निश्चय ही अवश्य ही होता है और उसी के विदित करने को हम ये आप तथा ये एवं यूं कहते हैं। आप तथा ये एवं वो कहते हैं आप कर लेंगे अर्थात कोई संदेह नहीं है कि हमसे कार्य संपादित हो जाएगा। हम आप जानते हैं कि अर्थात दूसरे के बतलाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आगे लिखते हैं कि महाराष्ट्रीय भाषा में आप जी 19 विश्व आप्त आर्य के मिलने से इस रूप में हो गए। कहते हैं कोई माने न माने पर हम मना सकने का साहस रखते हैं कि आरती के अब यानी पिता बोलने में अब्बा और यूरोपीय भाषाओं में पापा यानी पिता, पोप धर्म पिता आदि भी इसी आप शब्द से ही निकले हैं, ऐसा वो मानते हैं। ठीक है, और कहते हैं हाँ इसके समझने समझाने में भी जो ऊबे से अंग्रेजी के एबॉट तो इसके हई है क्योंकि उसकी उस बोली में हर्ष और दीर्घ दोनों प्रकार का स्थापन है और एक प्रकार का बेकार सा बदल देना कई भाषाओं की चाल रही। तो कहते हैं कि वो तकरार हुई फिर क्या ना मान लीजिए एबार्ड साहब हमारे आप बुरंच शुद्ध आप्त से बने। तो यानी कहते हैं कि आप्त शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। आगे बताते हैं कि हमारे प्रांत में बहुत से उच्च वंश के बालक भी अपने पिता को अप्पा कहते हैं। कहते हैं ये अप्पा क्या है, उससे कोई कोई लोग समझते हैं कि मुसलमानों के सहवास का फल है, पर उनकी ये समझ ठीक नहीं है। मुसलमान भाइयों के लड़के कहते हैं अब्बा और हिंदू संतान के पक्ष में बकार का उच्चारण तनिक भी कठिन नहीं होता और ये अंग्रेजों की तकार और फारस वालों की तकार नहीं है कि मुंह से ही ना निकले और सदा मोती का मोटी अर्थात स्थूलांगी स्त्री और खस की टट्टी का तत्ती अर्थात गर्म ही हो जाए। फिर अब्बा को अप्पा कहना किस नियम से होगा। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मुस्लिमों के अब्बा से अप्पा बना, ये उसका मतलब अलग है, इसका अर्थ होता है। कहते हैं हाँ आप से आप और अप्पा तथा आपा की सृष्टि हुई है और उसी को अरबी वालों ने अब्बा रूप में रूपांतरित कर लिया होगा क्योंकि उनकी वर्णमाला में पकार पे नहीं होती। ठीक है, तो ये बताते हैं कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई कि आप से बना अप्पा और अप्पा से बना आपा, आपस से ये सारे अरबी में फिर जाकर के अब्बा हो जाता है। ठीक, आगे कहते हैं सौ विश्व बप्पा बाप बापू बब्बा बाबू आदि भी इसी से निकले हैं क्योंकि जैसे एशिया की कई बोलियों में पकार को बकार व फकार से बदल देते हैं, जैसे पादशाह बादशाह पारसी फारसी, वैसे ही कई भाषाओं के शब्द आदि में बकार भी मिला देते हैं। तो कहते हैं जैसे वक्ते शब्द सब बवक्ते शब्द तंग आमद आमद बतंग आमाद इत्यादि शब्द की के आदि को हर्ष आकार का कोप भी हो जाता है, जैसे अमावस का मावस सत्सई आदि ग्रंथ में हम देखते हैं। हर्ष आकारांत शब्दों में आकार के बदले हर्ष दीर्घ उकार हो जाता है, जैसे एक एक स्वाद स्वादु आदि। ठीक है, एक का एकु हो जाता है, स्वाद का स्वादु, और कहते हैं अथवा हर्ष को दीर्घ दीर्घ को हर्ष आ ई उ इत्यादि में वृद्धि व लोप भी हुआ ही करता है। फिर हम क्यों ना कहें कि जिन शब्दों में आकार और पकार का संपर्क हो एवं अर्थ से श्रेष्ठता की ध्वनि निकलती हो वहां प्रायः समस्त संसार के शब्द हमारे आप्त महाशय या आप ही उलटफेर से बने हैं। तो
तो अंत में लिखते हैं कि अब तो आप समझ ही गए होंगे ना कि आप क्या है। आप भी ना समझे, अब भी ना समझे तो हम नहीं कह सकते कि आप समझदारी के कौन हैं। आप ही को उचित होगा कि दमड़ी छदाम की समझ किसी पंसारी के यहाँ से मोल ले आइए। फिर आप ही समझने लगिएगा कि आप को हैं, कहाँ के हैं। यदि यह भी ना हो सके और पढ़ के आपे से बाहर हो जाइए तो हमारा क्या अपराध, हम केवल जी में कह लेंगे कि शाब आपने, आप ना समझो तो आपा को के परिच है। तो ये अभी नहीं समझे वाह रे आप। तो यानी यहाँ पर वो बताने का प्रयास किया प्रताप नारायण मिश्र ने, इस आप शब्द को व्याख्यायित करने की कोशिश की कि इस आप शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस तरह से हुई, कहाँ किन किन शब्दों से, किस किस भाषा में किस तरह से ये आप शब्द बना, किस आप से क्या क्या बना, ऐसे किस तरह से इसका यानी विकार होता चला गया, और इन सारे बिंदुओं पर इन्होंने चर्चा की। तो ये था इनका मूल पाठ आप निबंध प्रताप नारायण मिश्र का। कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, इसी इसी के आगे के महत्वपूर्ण निबंधों को लेकर मिलते हैं फिर। थैंक यू।